नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कानोड़ की तरफ चल रहे हैं। वहाँ एक बहुत पुरानी थोड़ी रहस्यमयी सी जगह है, ठाकुर हवेली। ठाकुर हवेली नाम सुना है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी हवेली से जुड़ी, मतलब दशकों पुरानी कहानी है और उसके आसपास काफी भूतिया किस्से भी बुने गए हैं। अच्छा। तो आज का हमारा ये जो सफर है, ये इस 100 साल पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे क्या राज छुपे हैं, क्या कहानी है और आखिर में जो सच्चाई सामने आई वो क्या थी, उसे समझने का है। बिल्कुल। शुरुआती बातें तो ऐसी थीं कि हवेली में रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। जैसे कभी किसी के रोने की, सिसकने की, कभी पायल की छनक, तो कभी लगता था कोई चल रहा है कदमों की आहट। क्लासिक भूतिया माहौल। हाँ, और किंवदंती ये थी कि राजकुमारी सविता थी, उनका भूत वहां भटकता है, अतृप्त आत्मा, अपनी मौत का इंसाफ मांगती हुई। अच्छा, सविता। चलिए तो इस कहानी की परतें खोलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे पुरानी, खासकर ऐतिहासिक इमारतों के साथ ऐसी कहानियां जुड़ी जाती हैं, है ना? सही बात है। ये अक्सर उस जगह के मतलब इतिहास का हिस्सा होती हैं। जी। कोई अनसुलझा रहस्य हो या शायद अतीत में कोई बड़ा अन्याय हुआ हो, ये उसी का एक तरह से आईना होती हैं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं उस समाज की जो यादें हैं, जो अनकहे सच हैं, शायद उनको भी दिखाती हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। तो इस कहानी के मतलब केंद्र में कौन लोग हैं? हाँ, तो कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार सामने आते हैं। बताइए। एक तो हैं ठाकुर रणविजय सिंह, हवेली के मालिक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चालाक थे, काफी लालची किस्म के थे और जुए शराब की लत भी थी। अच्छा, यानी थोड़े नेगेटिव शेड वाले। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं राजकुमारी सविता, उनकी पत्नी, जो उम्र में ठाकुर से काफी छोटी थीं, सुंदर थीं, दयालु बताई जाती हैं, लेकिन अपने पति के स्वभाव से शायद थोड़ी डरी सहमी सी रहती थीं। तो एक तरह का शक्ति का असंतुलन दिखता है यहाँ। बिल्कुल। और कहानी में मोड़ तब आता है जब ठाकुर रणविजय सिंह अपने कर्जे चुकाने के लिए हवेली की जमीन गिरवी रखने का फैसला करते हैं। ओह। अब राजकुमारी सविता, शायद उन्हें हवेली प्यारी थी या अपनी इज्जत, वो इसका विरोध करती हैं, जोरदार विरोध। और ठाकुर को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा, और वो गुस्से में सविता को हवेली के ही एक तहखाने में बंद कर देते हैं। तहखाने में? हाँ, अंधेरे सीलन भरे तहखाने में। हाँ बिल्कुल, सोचिए। ये तो यहीं से कहानी का रुख बदलता है। हाँ। और ये जो आपने कहा ना, शक्ति का असंतुलन, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ उम्रदराज, ताकतवर, शायद क्रूर पति, और दूसरी तरफ एक जवान, कमजोर, असुरक्षित पत्नी। लोक कथाओं में, पुरानी कहानियों में ये जो समीकरण है ना, ये अक्सर किसी दुखद घटना की तरफ इशारा करता है। सही। ये सेटअप ही ऐसा है कि लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मतलब ये सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं लगता, ये किसी अपराध की भूमिका तैयार करता दिखता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो होता है वो रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या होता है? कुछ ही दिन बाद गांव में ये खबर फैला दी जाती है कि राजकुमारी सविता की अचानक किसी बीमारी से मौत हो गई। बीमारी, कोट ऑन कोट। हाँ बिल्कुल। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी ने उनकी लाश नहीं देखी। न कोई अंतिम संस्कार हुआ, न किसी को कुछ पता चला। हवेली पर ताला लग गया। और ठाकुर रणविजय सिंह भी कुछ महीनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। हाँ, कोई कहता है भाग गए, कोई कुछ और, बस गायब। तो ये जो सवाल थे, लाश कहाँ गई, ठाकुर कहाँ गए, इसी ने सविता के भूत की कहानी को और हवा दी। समझ गया। मतलब कोई क्लोजर नहीं मिला किसी को। बिल्कुल। ये घटनाएं कब की है वैसे? ये सब बातें लगभग 100 साल पुरानी बताई जाती हैं। 100 साल? हाँ। वक्त गुजरता गया, हवेली वीरान होती गई और भूतिया कहानियों का गढ़ बन गई। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, काफी बाद में, साल 2022 में। अच्छा, हाल फिलहाल की बात? हाँ, जब अभिषेक नाम का एक युवा लेखक, जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च कर रहा था, वो कानोड़ पहुंचता है। उसका मकसद था इस ठाकुर हवेली की कहानी की तह तक जाना। दिलचस्प। गांव पहुंचने पर वहां के जो सरपंच थे, वो शायद इन किस्सों से वाकिफ थे या डरे हुए थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी। क्या कहा उन्होंने? बड़े परेशान होके बोले, बेटा उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां रात को कुछ है जो ठीक नहीं है। कई लोग गए, लौटे नहीं, या लौटे तो पागल जैसे हो गए।
बाप रे। लेकिन अभिषेक वो जरा नए जमाने का लड़का था, भूत प्रेत में ज्यादा मानता नहीं था। शक करने वाला। हाँ, उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है। उसका इरादा पक्का था, वो हवेली जाएगा, खुद देखेगा सच क्या है। तो गया वो? हाँ, उसी शाम अपना कैमरा लिया, एक अच्छी टॉर्च ली, नोटबुक ली और चल पड़ा उस बदनाम हवेली की ओर। माहौल कैसा था हवेली का? बाहर से ही खंडर लग रही थी, दीवारें काई से ढकी हुई, जंगली बेलें लिपटी हुई, दरवाजे खिड़कियां सब टूटी फूटी, और हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध थी, भारी सी, डरावना। और जैसे ही वो टूटे दरवाजे से अंदर गया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। ओह। अंदर घुप अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई, रोशनी पड़ी धूल भरी जमीन पर, मकड़ी के जालों पर, और दीवारों पर कुछ धुंधली तस्वीरें टंगी थी। तस्वीरें? किसके? एक तस्वीर थी ठाकुर रणविजय सिंह की, रौबदार चेहरा, एक उदास आंखों वाली खूबसूरत औरत की, शायद सविता की, और कुछ पुराने नौकरों की भी धुंधली सी तस्वीरें थी। माहौल बहुत उदास और भारी सा था, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाह रही हों। और यहीं से अभिषेक का असली सामना शुरू होता है। हाँ, अब कहानी असली मोड़ लेती है। रात और गहरी हो रही थी, घड़ी में शायद 11 बज रहे होंगे। अभिषेक सावधानी से हवेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे लगा जैसे पीछे से पायल की बहुत हल्की सी आवाज आई, छन ऐसे। पायल की आवाज? हाँ, बहुत धीमी। उसने फौरन पलटकर टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, बस वही धूल और खामोशी। उसने सोचा होगा वहम है। हाँ, सोचा शायद कोई चूहा होगा या कोई पुराना सामान गिरा होगा। वो आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बड़े से हॉल में उसकी नजर दीवार पर टंगी सविता की उसी उदास तस्वीर पर पड़ी। हाँ। अचानक उसने देखा कि तस्वीर अपने आप बहुत धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उसे हौले से झुला रहा हो। अरे! वो हैरान होकर तस्वीर के पास गया और जैसे ही करीब पहुंचा, उसे उस जगह हवा एकदम ठंडी महसूस हुई, तापमान जैसे गिर गया हो। कोल्ड स्पॉट जिसे कहते हैं। हाँ, और तभी उसके डिजिटल कैमरे की स्क्रीन पर ठीक तस्वीर के पास एक पल के लिए एक धुंधली सी छाया दिखी। छाया? कैसी? लाल साड़ी पहने एक औरत का आकार, सिर झुकाए हुए, बस 1-2 सेकंड के लिए, फिर गायब। बाप रे, अब तो डर गया होगा वो। हाँ, अब अभिषेक का दिल वाकई जोरों से धड़कने लगा था। डर भी था, जिज्ञासा भी। उसने कैमरा नीचे किया और थोड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां, सामने आओ। और जवाब? जवाब में सिर्फ गहरा सन्नाटा, पहले से भी ज्यादा भारी। और फिर अगले ही पल एक और अजीब चीज हुई। क्या? हवेली के कोने में एक पुरानी बरसों से बंद पड़ी पेंडुलम घड़ी थी। वो अचानक जोर से बजने लगी। 1, 2, 3, पूरे 12 बार। 12 बजे? आधी रात? हाँ, उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। और जैसे ही घड़ी की आखिरी आवाज शांत हुई, क्या हुआ? हवेली की दीवारों से, जैसे हर कोने से, किसी औरत के धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी, सिसकने की। आवाज साफ नहीं थी, पर उसमें दर्द इतना था कि रोंगटे खड़े हो जाए। और उन सिसकियों के बीच कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बाप रे बाप, ये जो सारी घटनाएं अभिषेक ने अनुभव की, मतलब पायल की आवाज, हिलती तस्वीर, वो ठंडक महसूस होना, छाया दिखना, घड़ी का बजना, और फिर वो पुकार। हाँ, एक के बाद एक। ये सब सिर्फ डरावने पल नहीं है। अगर हम इन कहानियों को देखें, लोक कथाओं को देखें, तो ये वो क्लासिक चीजें हैं जो अक्सर किसी अतृप्त आत्मा या किसी हिंसक मौत से जुड़ी कहानियों में मिलती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पायल की छनक अक्सर महिला भूत से जोड़ी जाती है। वो कोल्ड स्पॉट, उसे नेगेटिव एनर्जी का संकेत मानते हैं। घड़ी का 12 बार बजना, आधी रात, वो वक्त जब कहते हैं कि दुनियाओं के बीच का पर्दा हट जाता है। और वो पुकार, मुझे इंसाफ चाहिए, ये तो सीधे सीधे कहानी के असल मुद्दे की तरफ इशारा कर रही है। मतलब सविता के साथ जो अन्याय हुआ। सही कहा। तो ये घटनाएं सिर्फ अभिषेक को डराती नहीं है, बल्कि गांव वालों का जो डर था, जो विश्वास था, उसे भी जैसे सही साबित करती हैं और कहानी को एक दिशा देती हैं कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था जिसे सुलझाने की जरूरत है। हाँ, और उस आवाज ने तो अभिषेक को जैसे एकदम हिला के रख दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती हुई टॉर्च चारों तरफ घुमाई। तभी उसकी नजर एक कोने में जमीन पर बने एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। तहखाने का दरवाजा। ओह, तहखाना? हाँ, वो थोड़ा सा खुला हुआ था और रोने की वो आवाज अब ज्यादा साफ आ रही थी,
जैसे उसी तहखाने से आ रही हो। तो वो गया था खाने में? डर तो बहुत लग रहा था उसे, लेकिन सच जानने की इच्छा शायद ज्यादा थी। उसने हिम्मत की और धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। कैसा था तहखाना? हर कदम पर हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। तहखाना बहुत ठंडा था, जैसे किसी बर्फ की गुफा में आ गया हो। दीवारों पर जंग लगी पुरानी जंजीरें लटक रही थीं। बाप रे। एक कोने में लकड़ी की टूटी कुर्सी पड़ी थी और कुछ मुरझाए हुए सूखे फूल, शायद किसी पुरानी पूजा के बचे हुए। और जैसे ही उसने टॉर्च घुमाकर वो कोना देखना चाहा, क्या हुआ? फट, टॉर्च बंद हो गई। अरे! घना अंधेरा, दम घुटने वाला अंधेरा छा गया। और फिर? उसी पूरे अंधेरे में अभिषेक को अपने सामने कुछ फुट की दूरी पर एक हल्की लाल सी रोशनी चमकती हुई दिखी। मध्यम सी रोशनी? हाँ, धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ी और एक आकार लेने लगी। और फिर उसके सामने वही औरत खड़ी थी। कौन? सविता? हाँ, लाल साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, आंखों में गहरा दर्द और आंसू, गले में मोतियों की एक टूटी हुई माला और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। ओह, सामना हो गया। हाँ, अभिषेक की तो सांस ही अटक गई, हिल भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? और उसने जवाब दिया? उस छाया ने धीरे से एक गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं सविता हूं, ठाकुर रणविजय सिंह की पत्नी, जिसे उन्होंने इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। जिंदा दफना दिया? हाँ, ये शब्द सुनकर तो अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानियां सुनी थीं, पर ये तो सीधी सीधी इल्जाम था। बिल्कुल। सविता की आत्मा ने आगे कहा, मेरी मौत का राज इन दीवारों में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं यहाँ अपनी आखिरी सांसों की गूंज सुनने आती हूँ, पर मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ भूत सिर्फ डरा नहीं रहा, वो बात कर रहा है। हाँ, संवाद कर रहा है, अपनी पहचान बता रहा है, अपने कातिल का नाम ले रहा है और मौत का तरीका भी बता रहा है, जिंदा दफना दिया। लोक कथाओं में अक्सर ये होता है कि पीड़ित की आत्मा खुद अन्याय का खुलासा करती है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये आत्माएं सिर्फ अतीत की दर्दनाक यादों की गूंज हैं या वाकई न्याय की तलाश में भटकती हुई चेतन सत्ताएं हैं? सोचने वाली बात है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उसने खास डिटेल्स दी, जैसे गले में मोतियों की माला। हाँ, टूटी हुई माला। बिल्कुल, जिसका जिक्र बाद में सबूत के तौर पर आता है। ये कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी से निकालकर एक रहस्य की तरफ ले जाता है, जिसे सुलझाया जा सकता है। ये सिर्फ हॉरर नहीं, एक मिस्ट्री है। सही कहा। उस रात तो अभिषेक जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला, सदमे में था, बिल्कुल जाहिर है। लेकिन अगले दिन सूरज की रोशनी में वो ज्यादा हिम्मत और एक नए इरादे के साथ वापस हवेली गया। उसे सविता की बात पे यकीन हो गया था। सबूत ढूंढने? हाँ, उसने तय किया कि वो सबूत ढूंढेगा। वो सीधा तहखाने में गया, दीवारों को ध्यान से देखने लगा। एक दीवार का प्लास्टर उसे थोड़ा अलग लगा, थोड़ा खोखला सा। अच्छा। उसने थोड़ा कुरेदा तो अंदर उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, नक्काशी वाला। बक्सा? हाँ, धड़कते दिल से उसने बक्सा खोला। अंदर धूल भरी एक पुरानी डायरी थी। डायरी? किसकी? ठाकुर रणविजय सिंह की। अरे वाह, ये तो बड़ा सबूत हाथ लगा। हाँ, कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे और फिर उसे वो तारीख मिली, सविता के गायब होने के ठीक बाद की। और उसमें ठाकुर ने साफ साफ अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, सविता ने आज मेरा सबके सामने अपमान किया, उसका ये दुस्साहस, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो फिर कभी किसी के सामने मुंह खोलने लायक नहीं रहेगी। आज रात मैं उसे हमेशा के लिए चुप कर दूंगा, उसे तहखाने में बंद कर दूंगा, ऐसी जगह जहां से उसकी आवाज कभी बाहर ना आ सके, जहां कोई उसे फिर कभी ना देख सके। बात रे, ये तो कन्फेशन है। हाँ, सीधा सीधा कबूलनामा। ये डायरी एक जबरदस्त सबूत थी। अभिषेक फौरन वो डायरी लेकर सरपंच और गांव के बुजुर्गों के पास गया। और गांव वालों ने क्या कहा? डायरी पढ़कर सब हैरान रह गए, दंग रह गए। जो सालों से सिर्फ एक कहानी थी, वो अब एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी। सरपंच ने फिर देर नहीं की, कुछ मजदूरों को बुलाया और हवेली के पीछे तहखाने के उसी दीवार के पास खुदाई शुरू करवाई जहां बक्सा मिला था। और मिला कुछ? हाँ,
कुछ घंटों की खुदाई के बाद आखिरकार वो सच सामने आ गया जिसका डर था। दीवार के अंदर से एक इंसानी कंकाल मिला। ओह! और उस कंकाल के गले की हड्डियों के पास मिट्टी में सनी हुई वही टूटी हुई मोतियों की माला पड़ी थी। वही माला जिसका जिक्र सविता की आत्मा ने किया था। हाँ, बिल्कुल वही। गांव में तो मातम और हैरानी छा गई। आखिरकार इतने सालों बाद राजकुमारी सविता को न्याय मिलने की एक उम्मीद जगी। फिर क्या किया गांव वालों ने? गांव वालों ने मिलकर पूरे विधि विधान से सम्मान के साथ उन अवशेषों का अंतिम संस्कार किया और सविता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये बहुत जरूरी था। यहाँ सबूतों का मिलना कहानी को निर्णायक मोड़ देता है। डायरी सिर्फ एक सुराग नहीं है, वो ठाकुर के अपराध का लिखित सबूत है। हाँ, ये किंवदंती को इतिहास बना देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ठोस चीज, एक दस्तावेज, लोक कथा को अचानक के क्रिमिनल केस में बदल सकता है। सही बात है। और फिर कंकाल और वो मोतियों की माला का मिलना, ये फिजिकल प्रूफ है। ये सविता की कहानी को, उसकी आत्मा की पुकार को सच साबित करता है। और ये जो अंतिम संस्कार हुआ ना, ये भी सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम है। कैसे? कई संस्कृतियों में मानते हैं कि जब तक मृतक का सही रीति रिवाज से संस्कार ना हो, आत्मा भटकती रहती है। अच्छा। तो अवशेषों को ढूंढकर उनका विधिवत संस्कार करना, ये सिर्फ आत्मा को शांति देने का तरीका नहीं है, ये उस पूरे समुदाय के लिए भी एक तरह का क्लोजर लाता है। हाँ, ये बात तो है। हवेली से जुड़ा जो डर था, रहस्य था, वो अब एक दुखद सच्चाई में बदल गया। और उस सच्चाई को मानकर गांव वाले अतीत के उस जख्म को भरने की कोशिश कर रहे थे। ये डर पर सच्चाई की जीत थी एक तरह से। उस रात जब अंतिम संस्कार के बाद गांव वाले हवेली के बाहर शांति के लिए दिए जला रहे थे, अभिषेक ने एक पल के लिए ऊपर हवेली की खिड़की की तरफ देखा। उसे लगा जैसे खिड़की में सविता की एक हल्की सी धुंधली सी झलक दिखी। फिर से? हाँ, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। एक शांत सौम्य सी मुस्कान थी, जैसे वो आखिरकार मुक्त हो गई हो। शांति मिल गई उसे। हाँ, और फिर वो झलक धीरे धीरे हवा में गायब हो गई, जैसे सुबह का कोहरा छंटता है। और हवेली? उसके बाद क्या हुआ हवेली का? कहते हैं उस दिन के बाद ठाकुर हवेली सचमुच शांत हो गई। आवाजें बंद हो गई। हाँ, हवा में अब वो भारीपन नहीं था, वो दर्द भरी पुकार या पायल की डरावनी आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी छा गई थी, जैसे हवेली ने भी चैन की सांस ली हो। अभिषेक ने बाद में अपने इस पूरे अनुभव पर एक किताब लिखी, हवेली का रहस्य। अच्छा, किताब भी लिखी? हाँ, काफी चली वो किताब। और उसने अपनी किताब के आखिर में एक बहुत गहरी बात लिखी। क्या? उसने लिखा, कभी कभी आत्माएं हमें डराने के लिए नहीं भटकती, वो बस चाहती हैं कि कोई उनकी अधूरी कहानी सुन ले, उनके साथ हुए अन्याय को जान ले। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और इस किताब के बाद जब सच्चाई सामने आ गई जी, तो हवेली को साफ सुथरा करके पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया। हाँ, लेकिन अब लोग उसे भूतिया हवेली नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? सम्मान से सविता स्मारक कहते हैं। सविता स्मारक। वाह। हाँ, एक ऐसी जगह जो एक दुखद अतीत की गवाह है, लेकिन अब न्याय और शांति का प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी का, इस बदलाव का क्या मतलब निकालें हम? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे छिपे हुए सच, चाहे कितने भी पुराने या डरावने क्यों ना हो, जब वो सामने आते हैं तो उनमें अतीत के जख्मों को भरने की ताकत होती है। यहाँ तक कि उन जख्मों को भी जो हमें कहानियों में भूत प्रेत या हॉन्टिंग के रूप में दिखते हैं। सविता की कहानी यही बताती है कि कई बार जिसे हम अलौकिक डर समझते हैं, वो असल में किसी की अनसुनी चीखें होती हैं, अनसुलझे अपराध होते हैं। सही। और सबसे दिलचस्प है उस जगह की पहचान का बदलना। हाँ, भूतिया हवेली से स्मारक। बिल्कुल। जो हवेली दशकों तक डर और अशुभ का प्रतीक थी, वो अब एक स्मारक बन गई है। एक ऐसी जगह जो अतीत के अन्याय को स्वीकार करती है, याद दिलाती है और शायद चेतावनी भी देती है। ये डर से सम्मान तक का सफर है, किंवदंती से इतिहास तक का। ये दिखाता है कि सच्चाई और न्याय में कितनी शक्ति होती है, इतनी कि वो एक भूतिया हवेली को सविता स्मारक में बदल सके। बिल्कुल। हवेली की पहचान का ये बदलना वाकई कमाल का है। भूतिया हवेली से सविता स्मारक तक का सफर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर हर डरावनी कहानी के पीछे एक भूली हुई दर्दनाक सच्चाई छुपी हो सकती है, जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही होती है। सही कहा। लेकिन एक बात और है। क्या? जो कानौड़ के कुछ बुजुर्ग दबी जुबान में कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं?
कि अगर किसी अमावस की रात को, घनी अंधेरी रात को आप उस हवेली के पास से गुजरें और हवा बिल्कुल शांत हो, हाँ, तो कभी-कभी हवा के झोंकों में पायल की एक बहुत बहुत हल्की सी छनक आज भी सुनाई दे जाती है। आज भी? हाँ, शायद अतीत की कुछ गूंजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस हमें याद दिलाती रहती हैं।